लेकिन हम फाइनली जिस समय का हमें इंतजार था वो पूरा हो गया है और हम लाइव शो को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि प्रॉपर आवाज आ रही है नहीं। यस, आवाज आ रही है। तो सभी दर्शकों को सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका हमें लंबे समय से इंतजार था और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन जरूर उनको अपने साथ लेके आऊंगा लाइव शो में। और आज का दिन स्पेशल इसलिए है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम एक अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं देश की जानी मानी वकील, निर्भया को न्याय दिलाने वाली, उत्तर प्रदेश से निकलकर राजधानी दिल्ली तक संघर्ष करने वाली देश की जानी मानी वकील सीमा समृद्धि जी का डांगी प्रवाह के स्टेज पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका देवराज। सबसे पहले तो मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे मैं माफी चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के वजह से देर हो गई। थोड़ा नहीं, करीब काफी देर हो गई है, 20-25 मिनट हम लेट हैं, तो मैं सभी से माफी चाहूंगी। और साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद यही है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जी धन्यवाद दीदी, आपका पुनः दांगी प्रवाह पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे मैं आज जिस विषय पर हमारा विषय है कि आजादी को 70 साल हो गए, क्या देश की महिलाओं को भी वाकई में आजादी मिल पाई है सही मायनों में, इसी से हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। मैं पहला सवाल आपके बीच रखना चाहूंगा। जी सीमा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि देश को आजादी मिले 73 वर्ष हो गए, यानी हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन 73 साल जो हमारे संविधान निर्माताओं ने या आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे उन नायकों ने जो सोचा था वैसी आजादी देश की महिलाओं को मिल पाई है क्या? और अगर नहीं मिल पाई है तो उसके पीछे क्या कारण रहा है? आपके नजरिए में आपको कैसा महसूस करती है? देखिए, देश को आजाद हुए नो डाउट 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। अगर महिलाओं के हक की बात करें या पूरे देश के हम संदर्भ में देखेंगे तो रिलेटिवली यहाँ पर पूरी तरीके से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किसी ना किसी तरीके से वो व्यक्ति परतंत्र है। मैं हर व्यक्ति की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर इनके सापेक्षता देखा जाए तो हमारे देश में स्त्रियों की जो स्थिति है उनकी अगर हम आजादी की बात करें तो मैं यही कहूंगी कि देश की 49% आबादी आज भी परतंत्र है। चाहे वो किसी भी संवैधानिक ऐसे पद पर बैठी हो जो बहुत ही उच्च पद है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री से लेकर के सांसद, विधायक या वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस या डिफेंस में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सेकंड दर्जे का नागरिक मानकर ही हमारे देश के अंदर उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं कि स्त्रियां स्वतंत्र हुई हैं। लेकिन स्थिति को अगर हम देखें कि 74 साल में हमारे देश की स्थिति सुधरी है तो वो स्थिति हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। किसी भी क्षेत्र को हम लेकर देख लें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी उद्योग हो, या वो हमारा हमारी सेना हो, या हमारे अन्य सेक्टर हो, उड्डयन हो, या बहुत सारे सेक्टर हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो। लेकिन महिलाओं की जब बात आती है तो महिला आजादी के नाम पर एक स्त्री जब अपने हक अधिकार की बात करती है, जब वो अपने मानवाधिकार की, महिला अधिकार साइड में रखिए क्योंकि महिलाएं फिजिकली डिफरेंट, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है डिफरेंट, उनकी प्रॉब्लम्स होती, तो वो महिला अधिकार की हम बात करते हैं। लेकिन जो मानवाधिकार के लिए एक व्यक्ति को अपने डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है, उन सब चीजों से भी स्त्रियों को वंचित रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति को, अगर हम एक परिवार के अंदर एक बच्चे को लें, अगर एक बच्चा है जो बॉय है, लड़का है, और एक लड़की है, सेम एज ग्रुप के हैं, लेकिन उन दोनों के दायरे अलग बना दिए गए।
और ये दायरा इसलिए अलग बनाए गए हैं कि स्त्री को घर में रहना, उस बच्ची को घर में रहना, उसको कम बोलना है, उसको कम बात करनी है, उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करना है। जैसे कि हमने देखा है, मैं भी जब अपने गांव में थी तो मेरे से भी कहा जाता था, लोगों का कहना था कि आप टीचिंग कर लो, लड़कियों के लिए टीचिंग सबसे अच्छा प्रोफेशन है। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों है, आखिर लड़के जब वकील बन सकते हैं, लड़के डॉक्टर बन सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो लड़कियों के लिए लिमिटेड फील्ड क्यों? तो हमें इस मानसिकता को समझना पड़ेगा कि ये बातें जो समाज में है वो क्यों आई। उसके पीछे जब हम कारण ढूंढते हैं तो सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है वो है समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता के वजह से उपजी महिलाओं की सुरक्षा की समस्या। क्योंकि महिला अगर असुरक्षित है, इसीलिए लोगों का कहना है कि एक स्त्री जब नौकरी करेगी, टीचर बनेगी, सुबह 7 बजे जाएगी या वो 10 बजे जाएगी स्कूल और 4-5 बजे घर वापस आ जाएगी, ये उसके लिए दिन के समय में सुरक्षित टाइम है, जिसमें उसको ओवर टाइम काम नहीं करना है, बहुत अलग अपने आप को प्रूफ नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं दिखाना है, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उसको प्रोफेशन की तरीके से करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कितनी भी टैलेंटेड हैं, कितनी भी टैलेंटेड हों, लेकिन उनको अपने उस टैलेंट का इस समाज में कंट्रीब्यूशन करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको एक पर्टिकुलर वर्ग इंटेलिजेंट मान ही नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए दायरे बना दिए गए हैं। और ये देखिए, देश के लेवल पे हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है हमारा परिवार, वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहां पर किया गया भेदभाव अगर किसी बच्चे के साथ किया गया है, तो फिर हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो बच्ची जिसके साथ परिवार के अंदर भेदभाव हुआ है उसको सीमित कर दिया गया है, तो वो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगी या समाज में जब वो निकलेगी और जो लोग उसके साथ छेड़खानी करेंगे या उसके साथ क्राइम करने की कोशिश करेंगे, तो जो बेटी सीमित है, उसका माइंड आपने सीमित कर दिया, उसके दायरे सीमित कर दिए, तो वो कैसे उन लोगों से फाइट कर पाएगी? तो मेरा यही मानना है कि परिवार के लेवल पे हमें महिला आजादी की बात करनी है, और आजादी से मतलब ऐसा नहीं है कि आज जब स्त्रियां, हम देखते हैं कि आज आपके प्लेटफॉर्म पर हम लाइव हैं, फेसबुक पर भी अगर बेटियां वोकल होकर के कुछ लिखती हैं, कुछ नया लिखने की कोशिश करती हैं, तो बहुत सारे जो हमारे भाई हैं जिनसे मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं चाहती हूं कि उनके साथ हर प्लेटफॉर्म पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन, तर्क हो, और वो तर्क से जिस हम कंक्लूजन पर पहुंचे उस पर बात हो कि क्या सही है वाकई में समाज के लिए। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन आने वाले हैं, ये काफी कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन जो रूढ़गत तरीके से चली आई चीजें हैं, उनके वजह से वो हमारे जो भाई हैं, जो यूथ हैं, जो फेसबुक पे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर हैं, वो भी आकर के ट्रोल करने लगते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने एक कुछ दिन पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, उस पे मैंने एक पोस्ट लिखा था, और जिसमें मैंने कहा कि स्त्रियां आखिर क्यों ये सारा जो है जो भी मंगलसूत्र पहनना, ये सारे काम करें, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इंसान की अगर इच्छा है तो वो करे। आज से अगर 500 साल पहले कोई चीज निर्धारित की गई किसी के, चाहे वो पहनावा हो, चाहे हमारी सभ्यता संस्कृति, कोई भी चीज हो, तो उस टाइम कुछ परिस्थितियां अलग रही होंगी। आज जब परिस्थितियां अलग हैं, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं कि मैं अगर ये सारे ऑर्नामेंट पहन करके सोचूं कि कोर्ट में आर्गुमेंट करने जाऊं, तो गर्मी का टाइम है, पसीना निकल रहा है, तो हमें भी अधिकार है उस पसीने को पोंछने का, और उस पसीने में हो सकता है मेरी बिंदी भी छूटेगी, मेरा सिंदूर भी छूटेगा। तो आप इस डिफिकल्टी को समझिए, एक इंसान को इम्पोर्टेंस। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्लोज सवाल है आपसे कि मतलब जो बिंदिया होती है, टिकी या कंगन जो होते हैं, ये एक जो हमारी भारतीय समाज में पतिव्रता नारी का जो धर्म माना जाता है, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति, उसके अनुसार। लेकिन आपका कहना यह है कि रिश्ता जो होता है वो
बिंदी या कंगन या इसको पहनकर या दिखावे से नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि ये देखिए, जिसको पहनना है वो पहने, लेकिन आप किसी को बाउंड मत करो, किसी को बाय फोर्स बाध्य नहीं कर मत करो। सकते। यस। एग्जैक्टली। मैं दूसरा सवाल आपसे जानना चाहूंगा। हम समाज में या लोकतंत्र की बात, देश में लोकतंत्र की बहुत बड़ी बात करते हैं। हम कहते हैं कि वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं तो जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उसमें आज भी महिलाओं को जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वुमेन का, वो नहीं हो पाता है। गिने चुने हम देखते हैं कि देश में अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो राज्य की प्रमुख होती है मुख्यमंत्री, उस पद पर मात्र पूरे 29 राज्यों में से एक महिला है, ममता बनर्जी। जहां तक हम गांव की बात करते हैं तो गांव में सरपंच महिला होती है, लेकिन उनके पति कहीं ना कहीं बैकफुट से सरपंची करते हैं, जिसको हम कहते हैं पति सरपंच है। तो इसमें क्या लगता है कि क्या कारण रहा है कि जो महिला है जो फ्रंट में नहीं आ पा रही है, या फिर उसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि जो महिला को जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इसके हम इस पर दो एस्पेक्ट में बात करेंगे। एक तो जैसे आपने बताया कि हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर महिलाएं नहीं है। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी सिर्फ 2 महिला न्यायाधीश हैं। यस। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भी केस उस बेंच के सामने जाता है, और वो किसी महिला से संबंधित केस है, और उस बेंच में अगर सिर्फ पुरुष बैठे हुए हैं और वो एक सेंसिटिव मैटर है, तो मैं ये बात दावे के साथ कहती हूं कि कहीं ना कहीं उस अप्रोच के साथ जजमेंट नहीं आएगा, जिस अप्रोच के साथ, या जो अपनी जो एक जैसे कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये अधिकार है कि वो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो वो उस महिला का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता है कि वो क्या सोचती है, वो समाज का जो प्रोस्पेक्टिव है उसमें वो क्या सोचती है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है महिला सुरक्षा की प्रॉपर बात होना, महिला प्रतिनिधित्व की, महिला अधिकारों की बात होना। तो मेरा मानना है कि जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी से लेकर के हायर जुडिशरी तक एटलीस्ट 33%, जबकि हमारे देश की आबादी 49% महिलाओं की है, लेकिन कम से कम 33% रिजर्वेशन होना ही चाहिए उनके लिए, प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, जिससे कम से कम ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी के अंदर है वो प्रतीत नहीं होगा, और महिलाएं भी जो टैलेंटेड हैं, जो काफी, जिनको माना जाता है कि वो सृजनात्मक वर्क करती हैं, वो काफी, उनके अंदर कंपैशन होता है, वो अगर किसी वर्क को करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं तो बहुत अच्छी करती हैं। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो नो डाउट इस देश के अंदर जब तक कोई दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन जाती, तो महिला प्रधानमंत्रित्व के काल को हम एक स्त्री को हमेशा याद करेंगे, वो इंदिरा गांधी जी। और उनके लिए ये भी कहा गया कि अगर इस देश के अंदर कोई मर्द प्रधानमंत्री हुआ तो वो इंदिरा गांधी जी। मतलब उन लोगों का माइंडसेट ये है कि मर्दों वाले निर्णय उन्होंने लिए। तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि इस देश की सबसे सशक्त, इंटेलिजेंट, काबिल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अभी तक हुई हैं? क्यों उनको मर्दों से जोड़ा जाता? क्या मर्द ही ऐसे निर्णय ले सकते हैं? आखिर माइंडसेट तो वो उनका था, तो स्त्री की उसकी अपनी पहचान है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, निर्भया केस की ही बात करूं, आप देखेंगे इसमें जस्टिस भानुमति जी रही हैं इस पूरी बेंच में, चाहे वो एसएलपी हो, चाहे रिव्यू पिटीशन हो, चाहे फाइनल क्यूरेटिव पिटीशन हो, उन्होंने इसमें उनके जजमेंट पढ़ी है, उसका उनका रिफ्लेक्ट होता है वो सारी चीजें कि सोसाइटी में क्या माइंडसेट है लोगों की। या हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, आप देखिए साउथ इंडिया में जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो उनको लोग अम्मा करके पूजते हैं आज, जिस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को चलाया। अगर हम मायावती की बात करें तो मायावती के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं भूल सकता कि इतना अच्छा उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर रहा। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, पॉलिटिकल कुछ चीजों को अगर हम अलग कर दें तो उनके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? और आज पार्लियामेंट के अंदर अगर हम रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस से महिला प्रतिनिधित्व चुनकर के आई हैं, प्रतिनिधि चुनकर के आई हैं। तो ठीक है, उसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूं कि मेरे पास जो केसेस आते हैं महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता है,
मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रही हूं कि 100% जो मेल पुलिस वाले हैं वो करप्ट हैं, लेकिन वो बायस्ड जरूर हैं। वो नहीं सुनते हैं जब हम उनसे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, जब हम कहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जब हम कहते हैं कि एक्यूज को अरेस्ट कीजिए। लेकिन भागलपुर में एक आईपीएस ऑफिसर है, उनका नाम मिस करी हूँ, निधि, आगे निधि खरे कुछ करके नाम है उनका। जब वहां पर एक केस आया और मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैडम ये चीजें हैं और आप देख लीजिए, बोले मैडम हमें, उनका आंसर था मुझे पता नहीं है। 1 घंटे के अंदर उन्होंने एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज हुई, बच्ची का मेडिकल हुआ। तो मैं ये नहीं, और ये सिर्फ उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो एक बेटी का मैटर था। उनका मानना है कि मैडम हमें ये अपने आप को प्रूव करना है कि हम एक बहुत ही कैपेबल आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर इसकी बेटी की जगह अगर किसी और का, बेटे का भी मैटर होता, किसी के मर्डर का भी मैटर होता, तो हम उतने ही शिद्दत से इनिशिएटिव लेते। तो हम क्यों अपनी महिलाओं के प्रोग्रेसिव माइंडसेट से अपने भारत को नहीं देखना चाहते हैं? सवाल ये है, आजादी की बात ये है। जी मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कई बार पुलिस वाले पे आप सीधा एलिगेशन नहीं लगा रही है, लेकिन फिर भी कई केसों में ऐसा देखा गया कि पुलिस वाले बाइस्ड होते हैं। ये तो अभी रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ है, उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिला है कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की और इन्वेस्टिगेशन करने लग गई। जब बिहार पुलिस वहां गई तो उनके आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया कहीं ना कहीं। और एक कुछ चीज मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि सलमान खान का एक केस है, हिट एंड रन वाला, जो 20 साल लगभग उसको होने वाले हैं। उसमें अभी तक मुंबई पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई कि जो उस गाड़ी को, उस रात को जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को सलमान खान की, वो कौन कर रहा था, उसका ड्राइवर कौन था। तो कहीं ना कहीं सवाल तो हमारी पुलिस पर उठते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन उसमें सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें बात करना चाहिए। किस तरह से हम उसको सुधार सकते हैं, इस पर क्या राय है आपकी? देवराज, मैं आपसे एक सवाल करूं, काउंटर सवाल है ये मेरा। यस। आपके परिवार का सही तरीके से संचालन आपके माता पिता में से दोनों इक्वल लेवल पे करते हैं, या माता ज्यादा बेटर तरीके से करती हैं या पिता ज्यादा बेटर तरीके से करते हैं? ये मेरा एक आपसे काउंटर क्वेश्चन है आज। मैं उसका फिर आपने पारिवारिक सवाल पूछा। ये पारिवारिक हाँ, नहीं, ये हमारे परिवार की छोटी इकाई से जुड़ा हमारा समाज और देश है। मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने मेरी माताजी को तो नहीं देखा है, लेकिन मतलब ऐसे करते, लेकिन मेरी दादी जो थी उन्होंने घर का मैनेजमेंट किया है। और जब ज्यादा बेटर हमारे घर में कोई अतिथि आते थे या कोई घर का सामान है उसको कैसे मैनेज करना है, तो दादी से बेहतर शायद घर के मामले में और घर के बाहर भी मेहमान आना, उनका रिस्पेक्ट करना, उन्हें बुला बिठाना, उनकी पूरी व्यवस्था करना, जो हमारे दादा या पिताजी करते थे, हम करते उससे कई गुना बेहतर मेरी दादी कर पाती थी। ये मैंने देखा है। तो कहीं ना आपको देखिए, ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए बोला, अब मैं बताती हूँ आपको कि इससे पहले जो हमने आंसर आपको किया कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है उस जगह पर, आप उस परिवार को देखिए जिस परिवार में स्त्रियों को सम्मान नहीं है, उनको आजादी नहीं है, वो परिवार नहीं प्रोग्रेस कर सकता है। और अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ वो परिवार कहीं ना कहीं धोखा खाएगा, कहीं ना कहीं समस्या होगी। और ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम देखते चले आए हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी वो, जो चाहे वो शासक रहा हो, शासन सत्ता, पूरे विश्व की मैं बात कर रही हूँ, आखिर परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर पुरुषों ने पितृसत्तात्मक ये पूरा वर्ल्ड बनाया था, तो इतनी ही अच्छी आपकी सत्ता थी, तो आज आपके बॉर्डर इनसिक्योर क्यों हो गए? आज आपको परमाणु बम औजार बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक स्त्री को जरूरत नहीं होती है, उसका लोग ये कह करके मजाक बनाते हैं कि उसके तो आंसू ही काफी होते हैं। वो आंसू नहीं होती है, वो उसकी करुणा होती है। वो बताना चाहती है कि नहीं, हमें करुणामयी बनकर के इस चीज का ऐसे समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन पुरुष क्या करता है, एक रोड पर एक्सीडेंट होता है, अगर किसी के बाइक को चोट लग जाती है, आप देखिए रिएक्शन देखिए, लोग गोली निकाल करके पिस्टल चला देते हैं, लोगों का मार देते हैं।
ये हमने, और उस चीज को हम जस्टिफाई करते, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, सरेआम लाइव किसी को गोली मारी गई, और उसको हम या तो जाति के नाम पे, या हम धर्म के नाम पर, या हम क्षेत्र के नाम पर जस्टिफाई करते। मुझे इस देश के अंदर एक स्त्री बता दो जिसने धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश की हो, कभी नहीं। उस चाहे वो शासन सत्ता में आई हो, या वो परिवार या समाज, हर जगह। और ये देश की 49% आबादी को अगर अभी भी उसके अधिकारों से वंचित रखा गया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, चाहे वो वकालत का फील्ड हो, जुडिशरी हो, या परिवार हो, या ये समाज हो, अगर वंचित रखा गया, तो आज जिस तरीके से हमारे देश के अंदर माहौल बना हुआ है, बहुत मुश्किल है कि जो हमारी अखंडता है उसको हम अक्षुण्ण रख पाए, क्योंकि समस्याएं इतनी ज्यादा देश के अंदर पैदा हो चुकी हैं। आज लोग परिवार में जाति के आधार पर लड़ने लगे हैं, एक परिवार के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर के लड़ते हैं। दो भाई, एक बीजेपी एक कांग्रेस का सपोर्टर है, दोनों इस हद तक एक दूसरे के सपोर्टर हैं कि अपने आपस में भाइयों को मारने को तैयार हो जाते हैं वो। तो ये जो भावना है वो क्यों आ रही है? लेकिन क्या जब स्त्री किसी चीज को लीड करती है तो ये चीजें आती हैं, तो उनको देना चाहिए सत्ता अगर वो काबिल हैं। और अगर आपने उनको रोका तो वाकई में हम देश का जो 49% आबादी है, जिसके बिना हम सोचें कि मेरा भारत समृद्ध हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल सोच है। और विश्व गुरु हम कभी नहीं बन सकते हैं बिना महिलाओं को सुरक्षित किए। पिछले 10 दिन के अंदर एक हापुड़ का मैटर आया है, जो मनचले लड़के छेड़ रहे थे। सुदीक्षा बेटी जो स्कॉलरशिप पे अमेरिका में पढ़ने गई थी, उस बच्ची का एक्सीडेंट होता है, उनके छेड़खानी में उसकी डेथ हो जाती है। एक हापुड़ की 6 साल की बच्ची को लोग उठा ले जाते हैं और वो बच्ची को वो रेप कर देते हैं। पूरी पुलिस प्रशासन लगी रहती है, कुछ नहीं कर पाता। ललितपुर का मैटर आया, उसका पड़ोसी उस बेटी को जिंदा जला देता है। तो ये अब बताइए सवाल पर कैसे निकले? जी, इस सवाल पर आऊंगा। मेरा सवाल है, आपसे मैं पूछूंगा इस बार। इससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में कई बार कपड़ों को लेकर, तो जब रेप केस हो जाते हैं या कहीं बलात्कार की घटना घटती है, तो लोग कपड़ों पर सवाल उठाते हैं कि उसने इस प्रकार के कपड़े पहन रखे, उसने इस प्रकार के कपड़े, छोटे कपड़े पहन रखे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो कपड़े होते हैं या ड्रेसअप जो होता है, वो किसी व्यक्तित्व का या किसी व्यक्ति का चरित्र का चित्रण करना उसके अकॉर्डिंग सही है या गलत है? आपको क्या लगता है कि कपड़ों के अनुसार किसी के चरित्र का चित्रण होना चाहिए? अच्छा, आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक बात बोलती हूँ कि जब मेरा देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से भारत में लोग आ रहे थे और भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे। ये हिस्टोरिकली ये चीजें हमने पढ़ी हैं, सब इससे वाकिफ हैं। क्या वहां पर स्त्रियों ने छोटे कपड़े पहने थे? जो हिंदू स्त्रियों का मुस्लिमों ने रेप किया, और मुस्लिमों ने हिंदू स्त्रियों का रेप किया, और हिंदुओं ने मुस्लिम स्त्रियों का रेप किया। आखिर क्या वजह थी? इसका मतलब है छोटे कपड़े नहीं, ये मानसिकता है। जब भी कोई दंगा होता है, जब भी कोई झगड़ा होता, माँ बहन की गाली से शुरू होती हैं चीजें। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हापुड़ में जो 6 साल की बच्ची थी, उसने क्या छोटे कपड़े पहने थे? मेरी उस केस से रिलेटेड बात हुई है, उस केस को भी मैं देख रही हूँ। क्या जो ललितपुर का केस था, 15 साल की बच्ची जिसको उसकी पड़ोसी स्त्री बुलाती है और अपने पति के साथ अपनी उस बच्ची को कमरे में बंद कर देती है, रेप होता है, जिंदा जला दिया जाता है, क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? क्या जो तेलंगाना में दिशा से रेड्डी को जला दिया गया रात में, क्या उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे? क्या निर्भया ने छोटे कपड़े पहने थे? क्या अभी जो बच्ची जो जिसकी मैंने बात की है, बुलंदशहर का, क्या उसने छोटे कपड़े? अरे क्यों आप लोग एक्सक्यूज ढूंढते हो? क्यों आप लड़कियों में कमियां ढूंढते हो? आप अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदलते हो? छोटे कपड़े नहीं, ये गंदी मानसिकता है आपकी जो ऐसे। और अगर कपड़ों की बात करें तो हमारा जब देश आजाद हुआ, हम देखेंगे अपने लोगों को, अपने नेताओं को हम टोपी, धोती, कुर्ते में देखते थे। जब ये चीज आज वो लोग नहीं पहनते हैं, जो ये लड़कियों की, स्त्रियों के कपड़ों पर सवाल कर रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हो ये कहने वाले? आप भी पहनिए ना वो धोती, आप पहनिए ना वो टोपी, पहनिए ना वो कुर्ता, लेकिन आप नहीं पहनेंगे।
एक्चुअली समस्या ये है कि अभी तक का इतिहास उठा करके देखिए, स्त्रियों ने अपने आप को परिभाषित नहीं किया है कि वो क्या पहनेंगी, वो क्या करेंगी, वो कैसे रहेंगी। इस पूरे समाज का, पूरे वर्ल्ड का मैं बात कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है वो पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। और जब स्त्रियां कुछ सही उसमें सुधार की बात करती हैं, बात यहाँ सिर्फ स्त्रियों की आजादी की नहीं है, बात यहाँ पर सही समाज के संचालन की भी है। क्योंकि अगर आपने ये समाज बनाया था तो इसमें विकृतता कहां से आ गई, इसमें जातिवाद कहां से आ गया, इसमें धर्मवाद कहां से आ गया, इसमें क्षेत्रवाद कहां से आ गया, इसमें इतनी वैमनस्यता कहां से आ गई, ये सारी चीजें कहां से आ गई। ये समाज तो पुरुषों ने बनाया था, आप तो सर्वश्रेष्ठ थे जैसा घोषित करते आए। तो मुझे लगता है कि जब स्त्रियां आगे आएंगी तो उनके हिसाब से इक्वल भागीदारी होगी, तो ये समाज की जो विकृत मानसिकता है ये भी दूर होगी। जी दूसरा मैं ये कि ये बात मैं भी मानता हूँ कि किसी के कपड़े से या किसी के पहनने से, ड्रेसअप से हम उसकी चरित्र का या उसके व्यक्तित्व का आकलन नहीं करना चाहिए। और ये जो रैप है मेरे हिसाब से एक मानसिकता है। पर आपको भी क्या लगता है कि हम कानून के माध्यम से जो रेप की घटना देश में हो रही है दिन रात, निर्भया तो एक केस था जिसको हम उजागर कर पाए और एक बड़े लेवल पर उसका देश के अंदर जानकारी लोगों को मिल पाई थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हमारे देश में होते हैं डेली, जिनकी जानकारी ना तो केस रजिस्टर्ड होता है ना लोगों को पता चलता है, घर में ही सुलझा लेते हैं। एक जो डर होता है बदनामी का, उसको लेकर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो रेप के जो केस हो रहे हैं देश में, जो घटनाएं घट रही है, उनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम कानून को और कठिन बनाएं या कानून में परिवर्तन करें, या फिर एक जो हमारे अंदर जो नैतिकता होती है वो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार में या स्कूल में उन्हें ऐसा नैतिकता का पाठ पढ़ाए, उनके अंदर ये चीज डालें कि भाई ये गलत है, ये सही है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, ये दोनों चीजें ही आवश्यक है। एक तो कोई भी अगर क्राइम होता है तो उसको जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को जस्टिस मिले, जो असली अपराधी है उसको सजा दी जाए। अगर सजा का रेशियो आप बढ़ा देंगे, कन्विक्शन रेट बढ़ा देंगे, तो समाज में डर फैलेगा जो लोग ऐसा क्राइम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सेकेंडरी है। प्राइमरी लेवल पे जो वर्क करने की जरूरत है कि आखिर ये क्राइम ना हो, उसके रोकने के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम भले ही कितना ही महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, कितनी ही स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएं, कितनी ही आप आजाद हो जाएं, पढ़ा लें उनको, लेकिन जब तक हमारा जो दूसरा वर्ग है, जो दूसरा जेंडर है जिसको हम पुरुष बोलते हैं, अगर उनको हम शामिल नहीं करेंगे इस मुहिम में, तो ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, जागरूकता फैलाना मुश्किल है। क्योंकि जो वर्ग क्राइम कर रहा है उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोचता है स्त्रियों के बारे में, आखिर वो इस हद तक जाकर के क्रूअल्टी कर क्यों रहा है, आखिर ये माइंडसेट आ कहां से रहा है, उस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। तो मुझे जितना समझ में आया है देवराज जी, कि मैंने देखा है आपके एज ग्रुप के जो युवा हैं, मैं उनसे जब जुड़ती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच के हैं। वो चाहते हैं समाज में बदलाव। लेकिन जो 35-40 के एबव वाले लोग हैं, वो अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते हैं। 1-2% की मैं बात नहीं करती हूँ, वो अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हम समाज में जिन बच्चों की हम अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बेटी को जूडो कराटे सिखा दो, बेटी को भी पढ़ाना है, बेटी को भी आगे करना है। आप बेटी को पढ़ाओ, आप बेटी को आगे करो, लेकिन एक आपके नहीं किसी और के परिवार का बेटा आएगा, वो आपकी बेटी के साथ बदमाशी करेगा, छेड़खानी करेगा, उसका रेप करेगा, तो वो सारी चीजें उसकी बेकार हो जाती हैं। तो हमें जो वर्क करना की जरूरत है कलेक्टिवली, इकट्ठा होकर के, ये सिर्फ सीमा समृद्धि या सिर्फ देवराज का वर्क नहीं है, ये समाज के हर परिवार की ये जिम्मेदारी है, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो जिस भी पद पे बैठा है, कि हमें कैसे आखिर सुरक्षित करना है स्त्रियों को। तो क्या हम प्राइमरी लेवल पे हम उन बच्चों के बीच में पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चे हमारे 3 साल से लेकर के 15-20 साल तक की एज ग्रुप के लड़के लड़कियां हैं? अगर हम उनके बीच पहुंचे और उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स तक पहुंच गए, मतलब उनके परिवार तक पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव निश्चित रूप से किया जाएगा। और एक हमारी अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, कमियां कुछ हैं नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा नीति आई है।
लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी ये जेंडर अनइक्वलिटी की समस्या है, जब लोगों की सोच इतनी खराब है, देश के अंदर किसी भी कोने से महिला के साथ रेप की घटना, उसके साथ छेड़खानी, उसके साथ इस तरीके की घटनाएं की रिपोर्ट होती रहती है, हम सबके सामने आती रहती है। तो इस नई शिक्षा नीति में इस चीज को आपने क्यों शामिल नहीं किया कि हमारा केजी क्लास से पढ़ने वाला बच्चा, उसको हमें ये ना सिखाना पड़े बार बार कि नहीं महिलाओं के भी अधिकार हैं, महिलाओं को आगे पढ़ाओ। वो उसके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। और वो हिस्सा सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसको पढ़ाना है, उसको प्रैक्टिकली वो ट्रेनिंग देने की जरूरत है, व्यवहार में आना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में, क्योंकि एक साथ वो बैठे उस बेटी के साथ जो उसकी क्लासमेट है, वो इक्वल तरीके से उसके अधिकार की बात करें। और आज की डेट में जितने अधिकार, देखिए बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं, लेकिन हमारे जो बेटे हैं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनकी आजादी, उनकी स्वतंत्रता, उनका आगे बढ़ना। इन सारी चीजों को पुरुषों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, फैमिली मैटर की मैं बात कर रही हूँ। फैमिली मैटर में क्या होता है कि एक लड़की है जो अच्छी खासी नौकरी कर रही है, मतलब मैं आईएएस आईपीएस लेवल की भी बात कर रही हूँ, लेकिन एक आईएएस अधिकारी हस्बैंड एक अपनी आईएएस अधिकारी बीवी से चाहता है कि वो उसको खाना बना के खिलाए। क्यों? आखिर ये माइंडसेट आपका क्यों नहीं बदला? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? क्या आईएएस ऑफिसर बनने से स्त्री पुरुष अलग होने से लायबिलिटी अलग अलग हो जाती है क्या? लेकिन आप अपनी नजरों में उस स्त्री को हमेशा स्त्री के रूप में ही क्यों देखना चाहते हो? तो ये सारे, जब तक आप माइंडसेट नहीं बदलोगे तब तक आप लाख अपने देश की बेटियों को आगे बढ़ा लो, अंतरिक्ष में चली जाएं, लेकिन जमीन पर आज भी उनके साथ समस्याएं बनी रहेंगी। तो ये हमारी जो 74 साल की आजादी है, मुझे लगता है स्त्रियों के मामले में ये अधूरी है। जी जरूर मैं इस बात पे एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि शायद हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, और ये व्यवहार हमें अपने घरों से शुरू करना होगा। मैं क्यों, स्कूल बाद में आता है, लेकिन एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकती है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि स्त्रियों की भूमिका और बढ़ जाती है। शायद वो अपने बेटों और बेटियों को बराबर समझे और उनको अच्छे संस्कार दे, तो संभवतः हम इस लड़ाई में लड़ पाएंगे। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं सुनिए, हिंदुस्तान की बड़ी विविधता है। सुनिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात के लिए इंटरप्ट करूंगी कि माँ ही अच्छे संस्कार दे। माँ अच्छे संस्कार दे रही है, पिता बाहर से शराब पी करके आ रहा है और उस माँ को पीट रहा है, तो जो घर में बैठा वो बेटा है, वो क्या देख रहा है कि हमारे पिता की इस घर में सत्ता है और वो भी अपनी पत्नी के साथ वही व्यवहार करेगा, बाहर निकलेगा। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ स्त्रियों की जिम्मेदारी नहीं है। स्त्री सिखाएगी नो डाउट, लेकिन उस पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि जो पुरुष घर में शराब पी करके आ रहा है, अपने बच्चे के सामने अगर ऐसे कर रहा है, तो वो भी ये तैयार रहे कि उसकी बेटी भी को भी कोई ना कोई पीटेगा। उस जब शादी हो करके जाएगी तो उसी तरीके का, क्योंकि वो अपने ड्रिंक करने को, अपने शराब पीने को जस्टिफाई कर रहा है, तो और भी लोग जस्टिफाई करेंगे। आपको परिवार, जो गांधी जी कहते थे, ठीक है हम कितना भी बहुत सारी चीजों पे उनकी आलोचना कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं तो वो अभी भी प्रासंगिक हैं कि अपने में बदलाव करिए, तब आप समाज को बदलिए। जी हम ये कह सकते हैं कि हमें कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, है ना। पेरेंटिंग अच्छी करनी होगी तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। बिल्कुल। पर हमारे हिंदुस्तान की जो मेरा सवाल था, ये बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि एक और तो हम पूरे देश में स्त्रियों की पूजा करते हैं। अगर हम बात करें तो शिक्षा की देवी के रूप में, विद्या की देवी के रूप में हम सरस्वती को पूजते हैं, शक्ति के रूप में हम दुर्गा को पूजते हैं, धन की देवी के रूप में हम लक्ष्मी को पूजते हैं, और विद्या की या बुद्धि की देवी के रूप में हम रिद्धि और सिद्धि को पूज। लेकिन उसी देश में जहाँ देवियों को, स्त्री को देवियों के रूप में पूजा जाता है, आज उसी देश में दिन रात हम कहीं ना कहीं देखते हैं उस महिला के साथ कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर शारीरिक प्रताड़ना हो रही है, कहीं पर दहेज प्रताड़ना हो रही है। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारी जो दिखावा है, हम इसको एक तो दिखावा कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति है हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
देखिए, संस्कृति नो डाउट कि अगर ये स्त्रियों के पूजा करने की व्यवस्था हमारे समाज में बनाई गई है, तो देखिए हमें वाकई में प्रैक्टिकल लेवल पे हमें सोचने की आवश्यकता है। एक पत्थर की मूर्ति जिसको हमने स्त्री के रूप में देवी बना दिया है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली सब बना दिया है, लेकिन जब वो स्त्री, क्या अपने घर में कोई दुर्गा का रूप अगर एक स्त्री ले ले तो आप बर्दाश्त करेंगे? क्या काली का रूप रख ले, बर्दाश्त करेंगे? क्या आपने शिक्षा की देवी को इक्वल लेवल पे अपने बेटों के बराबर उतनी आजादी, फ्रीडम दी है पढ़ाने की? तो ये दोनों चीजें अलग हैं। वो हमारी धार्मिक पूजने वाली जो भी देवी का कॉन्सेप्ट है उसको रखिए, लेकिन आप मानवाधिकार की बात कीजिए ना। ठीक है, हमारी संस्कृति अच्छी है, लेकिन अगर आपकी संस्कृति अच्छी है तो फिर ये विकृत मानसिकता आ कहां गई है? इसका मतलब ये है कि आप दोगले हैं, आप कहते कुछ और हैं और प्रैक्टिकल में आप करते कुछ और हैं। अगर एक्चुअल में जो चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को वैसे की वैसे फॉलो किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक बेटी के ऊपर कोई एक कमेंट भी नहीं कर सकता। रेप बहुत बाद की बात है, क्योंकि अगर आप उनको देवियों के रूप में मान रहे हैं तो उस देवी माँ का आप कैसे अपमान कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि आप हिपोक्रेट लोग हैं, आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वही दुर्गा माँ का पंडाल होगा या किसी की मस्जिद होगी या किसी का चर्च होगा। मेरे पास एक केरल का केस है, चर्च में उस बच्ची के साथ पादरी ने रेप किया, वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसको अब कंपेल किया जा रहा है कि वो उससे शादी कर ले। ये हमारा समाज है। हमारे पास एक केस आया है कि एक लड़की जिसके पिता ने शादी की, उसका जो वो मुस्लिम फैमिली का केस है, उसके हस्बैंड बाहर चला गया, दूसरे ही दिन उसके जेठ ने उसके साथ रेप किया, उसका जो ब्रदर इन लॉ उसने रेप किया, और अब कह रहा है कि गलती होगी, आप उस परिवार में रहो। हिंदुओं की बात करें तो मंदिरों में भी रेप हुए हैं। तो आखिर हम स्त्रियों की आजादी आपके धर्म से बहुत अलग है। आप हमें अपने धर्म की बुराई नहीं करनी है, लेकिन जो कमियां हैं, जो समाज में खामियां, उस पर तो हमें बात करनी पड़ेगी। आप देवी बना करके इतना कह करके निकल जाएंगे, और जब किसी बेटी के साथ रेप होगा तो आप उसको आप जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे छोटे कपड़े पहने थे। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। एक्चुअल में जो आवश्यकता है इस समाज में कि स्त्री को भी मानव समझा जाए, उसके भी मानवा अधिकार हैं। हर व्यक्ति जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, उसके अगेंस्ट क्राइम ना हो। अगर वो क्राइम उसके अगेंस्ट होता है तो उसको जस्टिस का अधिकार है। ये इक्वल लेवल पे होने की आवश्यकता है। जी, लेकिन दो तीन चीजें जब निकलकर हम जब चर्चा करते हैं इस विषय पर तो सामने आती जनरली हम जब देखते हैं। एक तो ये कि जब देश के अंदर सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो खासकर आप बहुत अच्छे से उस क्षेत्र से आती हो, जो मध्य प्रदेश का लगा हुआ है भिंड मुरैना, जी, जहाँ पर जी, जी, मध्य प्रदेश का सबसे कम सेक्स रेशियो है, जी वहां पर बच्चों की जन्म से पहले मृत्यु कर दी जाती है। तो कहीं ना जी, कहीं जी। जब भ्रूण हत्या होती है, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि महिलाओं का उतना ही योगदान होता है जितना पुरुष का होता है। मैं उस पर आपकी आपको क्या राय है कि जब हम देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ कि हमारे समाज में जो पैट्रियटिक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, इससे सिर्फ स्त्री पीड़ित नहीं है, इससे पुरुष भी पीड़ित है। और आपने जो बात कही कि स्त्री भी उसके लिए जिम्मेदार है, जो भिंड मुरैना में अपने गांव की बात बता रही हूँ। मेरे गांव में एक दूसरे मोहल्ले में एक बुआ जी थी, उनकी शादी मुरैना में हुई, मध्य प्रदेश में। वो जब रक्षाबंधन पर आई तो हम सब लोग, गांव की जो छोटी छोटी लड़कियां थी, वो सब बैठ करके आपस में उन लोगों को देखती एक्साइटेडमेंट में कि फेस्टिवल है, ये लोग आए हुए हैं, बुआ जी लोग देखें, वो बात कर रही हैं। वो बात क्या कर रही हैं, वो करीब 3 साल बाद आई थी और इन 3 साल में उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, और उनकी 2 बेटी पहले से थी। जैसी 2 बेटियों, उनका कहना है कि जैसी बेटी हुई तो हमारी सासू माँ ने देखा, अरे बेटी ये गला दबाओ और फेंकाओ। मतलब इतना आसान है, उसको मार दिया गया। अब आप ये सोचिए कि वो स्त्री मार क्यों रही है?
एक स्त्री को मारने को क्यों मजबूर हो गई और एक स्त्री अपने कोख से पुरुष को जन्म देने पर खुश क्यों महसूस कर रही है? ये उस स्त्री की नहीं, ये पैट्रियोटिक सोसाइटी की मानसिकता है कि एक पुरुष ने अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ बनवा लिया कि उस अपनी स्त्री की कोख से पैदा होने वाली बेटी को मरवा दे रहा है और लड़के को बताता है वंश चलाएगा। 10 बच्चे पैदा हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 2 बेटियां 3 बेटियां हो गई तो उनको लगता है कितना बड़ा भार हमने अपने सर पर ढो लिया है। तो ये मानसिकता आई कैसे? आप देखेंगे कि जब इन सारी चीजों के पीछे जाएंगे कि अगर हमारी लोगों का, अब तो चलो ये है कि लोग काफी अवेयर हो रहे हैं, 1 2 3 बेटियां हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी भी बेटे कोई तरीके से हैं, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो देखेंगे लोगों का कहना है कि हम जब शादी करेंगे तो हमारे पास दहेज नहीं है देने को। आप सोचिए कि एक परिवार का सदस्य जो अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है, हमारे भारत में कल्चर है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जो घर की माँ होती है किसी बेटी की माँ, भाभी या सिस्टर रिश्ता लेकर के जाती है, नहीं, उस घर का मेल रिश्ता लेकर के जा रहा है। और दूसरे घर में हम जाते हैं तो वो जो मेल जा रहा है रिश्ता लेकर के, वो दूसरे घर में मेल से बात कर रहा है, स्त्री बाद में आ रही है और दोनों में डील हो रही है कि मेरा बेटा अगर पीसीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है तो इसको 50 लाख 1 करोड़ देने होंगे। मतलब एक पुरुष के द्वारा दूसरे पुरुष को पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं इनको अपनी सत्ता पैसे से बनानी है, पावर से बनानी है। और वहां पर नहीं, वहां आप सोचेंगे कि अगर एक परिवार का पुरुष सदस्य ये चाह ले कि हमारे घर में जो बेटी आई है उसकी दहेज के वजह से हत्या नहीं होगी, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, क्या उस घर की स्त्री की ये मजाल है कि उस घर में किसी बेटी को जिंदा जलाया जाए या फिर उसको फांसी पर टांगा जाए? लेकिन वहां पर पुरुष स्ट्रेटेजिकल तरीके से कहते हैं इस लड़की, इसकी बहू को तो उसकी सास को दहेज चाहिए था इसलिए हमने उसको मार दिया है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप स्ट्रक्चर सोचिए ना कि आपने क्या उतना स्त्रियों को एक्सपोजर दिया कि अपनी वो बहू को, अपनी बेटी को उसी लेवल पे एक्सेप्ट कर सके जैसे एक पुरुष जो है वो अपने दामाद की खातिरदारी करता है। लेकिन वही बहू जब जाती है तो ससुराल में क्या होता है, एक नए परिवार में जा करके स्त्री सब कुछ उस परिवार के अनुसार उसको ढलना है। जो चीज उसने अपनी जिंदगी की 20 से 25 साल 30 साल में एक तरीके की जो जिंदगी जी, वो उसकी सेकेंडरी हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। नए परिवार की तरफ से उसको अपना व्यक्तित्व चेंज कर देना है, सब कुछ उसके सपने, उसके रिश्ते नाते, उसके दोस्त उस परिवार के हिसाब से देखने हैं। और जब वो बेटी, उसको दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है तो मार दिया जाता है या कहा जाता है एडजस्ट नहीं कर पा रही है, सही बहू नहीं लाए हैं और डाइवोर्स का केस आता है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। 2 दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि एक लड़के ने इसलिए तलाक की अर्जी दे दी कोर्ट में क्योंकि उसकी बीबी, जो पहला दिन होता है जिसको हम सुहागरात बोलते हैं, उसकी बीबी शर्माई नहीं थी। आप बताइए ये चीजें आप लेकर के बैठे हुए हैं, आपने कैसा माइंडसेट बना रखा है स्त्रियों को लेकर के। तो जब तक ये बदलाव नहीं आएगा और पुरुष जो समाज है पैट्रियट की, इसका लालच खत्म नहीं होगा, चाहे वो पद का लालच हो, चाहे वो किसी के शोषण करने का लालच हो, चाहे वो पैसों का लालच हो, तब तक ये समाज में विकृतता बनी रहेगी और स्त्रियां इन सारी चीजों से बहुत दूर हैं। जी बताइए दूसरा क्वेश्चन। जब हम देखते हैं आज भारत की स्त्री की अगर हम बात करते हैं तो आज से नहीं, मैं जो मानता हूं कि हम रामायण काल में अगर चले जाए, आदि काल में, तो भी हमारे स्त्री की स्वतंत्रता थी। सीता को आजादी थी कि अपना स्वयंवर करे और खुद अपना पति चुन सकती थी। उसके बाद अगर हम और भी बात करें तो द्रौपदी को भी आजादी थी, वो अपना पति चुन सकती थी। एक प्रतियोगिता हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक आजादी थी, एक शादी का एज भी था। लेकिन क्या कारण रहा ऐसा कि आते आते जब हम 21वीं सदी में आए तो हमारी समाज में जो प्राचीन सभ्यता थी, जो बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं वो उससे हम बहुत पीछे चले गए हैं। आज हम बाल विवाह की ओर भी बढ़े, खैर अभी थोड़ा परिवर्तन आया है। स्त्री का शोषण पहले से ज्यादा हो रहा है, इतना पहले नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन मेरे ख्याल से आया है, इसमें क्या जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो जिम्मेदार है या फिर जो हमारा बॉलीवुड है वो जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न जो लोग हैं वो हमारे कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत लोग।
और इसका सीधा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप मथुरा में चले जाइए, आगरा में चले जाइए और आप देखिए अमेरिका ब्रिटेन के लोग आकर के किस तरीके से हमारे कल्चर को पसंद कर रहे हैं। ये जो विकृतता आई है स्त्रियों के प्रति, ये आई है पैट्रियोटिक। मैं फिर आपको अगेन बोलूंगी कि जो पैट्रियोटिक माइंडसेट है कि इसमें जो हायरार्की बनी हुई है कि पॉलिटिक्स जो है, आज हर व्यक्ति पॉलिटिक्स पर अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है, कहता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारा शोषण हो रहा है, हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमें बाहर निकलने की आजादी नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो एलिगेशन लगा रहा है उसको आप जब स्त्री के बारे में बात करेंगे तो वो सरकार से पीड़ित है, कोई अपने सीनियर ऑफिसर से पीड़ित है, कोई प्राइवेट कंपनी में अपने ओनर से पीड़ित है। लेकिन जब वो व्यक्ति घर में जा रहा है तो सबसे निचले तबके पर समझता है अपनी स्त्री को और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करता है और उस स्त्री को पीड़ित बनाता है। वो ये माइंडसेट है। अगर आप ये बोले, जो आपका क्वेश्चन था कि पहले ये सारी चीजें थी, आपने रामायण की बात की, आपने द्रौपदी की बात की, ये सारे अगर हम आज एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो ना तो ये त्रेता युग है, ना तो ये द्वापर है, हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में जरूरी नहीं है कि त्रेता और द्वापर वाली चीजें जस्टिफाई की जाए, लेकिन हम वहां पर क्या अच्छा था स्त्री पुरुष दोनों के लिए, उसको हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। लेकिन क्या हम उससे आगे जाकर नहीं सोच सकते हैं? नहीं, मेरा एब्सोल्युटली क्वेश्चन यही था कि हम जब वहां इतने आगे थे तो आज आने की 21 शताब्दी में, त्रेता द्वापर के बाद 21वीं सेंचुरी जो है हमारी, उसमें हम इतने पीछे क्यों चला गया स्त्रियों को लेकर? वहां तो स्त्रियों को देखिए नहीं, बिल्कुल देखिए, स्त्रियों को आजादी थी। द्रौपदी जो है, ठीक है, अगर उनको आजादी थी तो मुझे लगता है कि वो भी धनुष बाण चलाना सीख लेती, और जब उनका चीरहरण हुआ था तो सबसे पहले दुर्योधन पे वो पहला बाण चलाती। लेकिन उस आजादी का क्या मतलब था, आप बताइए मुझे। तो हमारा जो इतिहास है, हमारे जो वेद पुराण साहित्य हैं, उसमें स्त्रियों को लेकर के अगर कुछ अवधारणाएं बनी हैं तो जरूरी नहीं है कि आज हम उनको जस्टिफाई करें। हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन एक स्त्री को जुए में रख करके आप हार गए और आप कहते हो कि वहां पर स्त्री को आपने शादी करने की आजादी दे दी, लेकिन उस स्त्री का चीरहरण भी करवाया आपने, तो उतनी आजादी का क्या मतलब है? सीता जी की हम बात करें, नो डाउट हम बहुत सम्मान करते हैं, अभी भी हमारे देश के अंदर की राम मंदिर बन रहा है, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आइडेंटिटी का प्रतीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर काफी दिनों बाद जो एक मुद्दा बना था उसका फाइनली कंक्लूजन पर लोग पहुंचे हैं। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, कोई सी भी रामायण उठा करके देख लीजिए, चाहे वो वाल्मीकि रचित हो या अन्य जो रामानंद सागर की है या और भी जो है बहुत तरीके की रामायण लिखी गई, क्या ये सच नहीं है कि सीता माता धरती में समा गई थी? आप बताइए। उनको आजादी थी स्वयंवर में चुनने की, उस पति को उन्होंने चुना। तो एक व्यक्ति जब एक राजा होता है तो उसको जस्टिस करना होता है, और अगर समाज के लोग ओपिनियन बना रहे हैं तो वो ओपिनियन गलत अगर है तो उसमें अगर एक व्यक्ति भी सही है और 1 करोड़ भी गलत है तब भी आपको सही का साथ देना पड़ेगा। हमारे राम भगवान ओपिनियन पे क्यों चले गए समाज की, और हमारी सीता माता को क्यों ओपिनियन पर गए थे? वो सिर्फ ओपिनियन पे गए थे, वो समाहित हो गई। तो वो जो प्रसंग है कि आज जब समाज में 10 लोग ओपिनियन बनाएंगे किसी बाहर निकलती स्त्री का, अगर वो बाहर जा रही है, जॉब कर रही है, रात में वापस भी आ रही है, और उसके बारे में ओपिनियन बनाएंगे कि वो चरित्रहीन है, तो क्या उसका पति को मान लेना चाहिए? नहीं, उसको सोचना चाहिए लॉजिकल तरीके से। तो मेरा अभी मानना है, देखिए कुछ चीजें पहले की सही है जी। नहीं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें ओपिनियन बिना सोर्स और बिना सबूतों के नहीं मानना चाहिए। लेकिन जहां हम त्रेता की या रामायण की बात करते हैं तो वहां पे जो राम का डिसीजन था एज अ किंग था, एज अ हस्बैंड, वो सही थे, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जब उस समय ऐसा था कि एक पुरुष राजा जो होता है वो कहीं भी शादी कर सकता है।
देखिए देखिए सुनिए, आप मेरी बात, आप एक बात बताइए, आप ये कह करके आपने राजा की पत्नी महारानी नहीं हुई क्या? अगर वो राजा हैं तो वो भी महारानी थी, तो उनको भी अधिकार थे। तो आपने राम को बना दिया राजा और स्त्री सीता को बना दिया एक आम स्त्री। आपने फिर उस स्त्री को महारानी की तरीके से सोचने का अधिकार क्यों नहीं दिया? तो आप, हम बता रहे हैं ना कि मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ, आप बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच के हैं, लेकिन आप स्त्री के नजरिए से देखिए अगर इन सारी चीजों को, तो वो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, क्योंकि हम अपने रामायण महाभारत हर चीज को जब आज देखते हैं, पढ़ते, तो हमारी जो जनरेशन है वो फॉलो करती है, वो मानती है और वो सवाल भी करती है, हमारे बच्चे भी सवाल करते हैं। तो उनको हम सही डायरेक्शन तो दे सकते हैं कि आज से अगर 500 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले सती प्रथा थी, तो उस टाइम में लोगों ने उसको सही माना। लेकिन आज क्या किसी स्त्री को उसके पुरुष की डेथ होने पर आप जिंदा जलाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं वो तो पतिव्रता स्त्री थी, पवित्र स्त्री है और सतियों की आप पूजा करेंगे? तो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं जिनके जो करेक्टर कुछ रहे हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या की, उनसे हमें सीखने की कुछ आवश्यकता है कि हम विकृत ना हो जाएं। लेकिन जो समस्याएं, उनको उदाहरण हम पेश करके अगर आज भी अपनी स्त्री को हम घर से बाहर निकालेंगे, प्रेग्नेंट लेडी को, या इस तरीके से, तब तो सवाल उठेंगे ना। तो जो पास वो सही था जी। हम ये कह सकते हैं कि समय के हिसाब से हमें जो प्रासंगिक समय के हिसाब से अपडेट होते रहना चाहिए। जो चीजें हमारे साथ समय के हिसाब सही है उनको अपनाना चाहिए, बाकी को पीछे छोड़ते जाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब सभ्यता का विकास हुआ तो क्रो मैग्नन मानव था, इंसान जंगलों में रहता था। क्या वो डेवलपमेंट होते होते आज हम अंतरिक्ष में तक पहुंच गए हैं? तो हमने इस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया ना। तो हम स्त्रियों जो इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके बिना इस सृष्टि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनके सोच से समाज को हम क्यों नहीं देख रहे हैं? वो क्या चाहती हैं, उनके लिए सिर्फ पुरुष ही क्यों निर्धारित करेंगे कि ये चीज सही है और ये गलत है? हमें भी तो वो परिभाषाएं गढ़ने दो, हमें भी तो बनाने दो कि समाज में क्या क्या सही हो सकता है। जी। क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो रेप केस होते हैं उनमें बहुत सारे रेप केस फेक होते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए या बदले की भावना में भी लगाए जाते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी केस, लेकिन बहुत सारे केस ऐसी क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेप की आड़ में, रेप की धाराओं की आड़ में लोगों को फंसाया जाता है या किसी व्यक्ति के साथ गलत किया जाता है। क्या आप इससे सहमत है? तो अगर है तो मेरा हम इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? देखिए इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब भी कोई कानून आता है और उस कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसका मिसयूज भी होता है। और जो आप बात बोले, मेरे पास, मैं एग्जांपल देकर के बताऊंगी, एक केस आया जिसमें मैंने देखा कि लड़की 17.5 साल की है और वो लड़का जो है वो 20-21 साल का है, दोनों रिलेशनशिप में है। और उस रिलेशनशिप के बारे में अगर लड़की के परिवार को पता चल गया तो वो क्या करेंगे कि उस लड़के पे, अगर वो लड़की उसके साथ कहीं घूमने चलेगी तो उस लड़के पर किडनैपिंग का केस कर देंगे, रेप का केस कर देंगे, पोक्सो एक्ट लग जाएगा। जबकि वो 17.5 साल की जो लड़की है वो आपसी सहमति से उसके साथ रिलेशन में है। तो इन चीजों पे हमें सोचने की आवश्यकता है कि नहीं, जो आपसी कंसर्न से अगर लड़के लड़की रिलेशन में हैं तो वहां पर उसको वो गलत फंसा रहे हैं, फेक फॉल्स केस कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट को प्रॉपर तरीके से सोचने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर तो उस लड़के की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ऐसे 1-2 केस आए हैं तो मैंने मतलब अच्छे से फटकार लगाई उस लड़की को कि इसमें पूरी तरीके से गलती आपकी है और उस लड़के की आप लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए कह रही हैं। वो इसलिए कह रही हैं कि कुछ चीजें, कुछ सामान उसने आपको खरीद करके नहीं दिया है। तो अब जो स्त्रियों का भी हमने माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि उनकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से पुरुषों पर है। तो अगर वो पुरुषों से बहुत सारी चीजों की डिमांड करें, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मैं परिवार के नहीं, मैं समाज के
अदर रिलेशन की बात कर रही हूँ, कोई लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, वो लगा देते हैं एलिगेशन, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन सब में इस तरीके की चीजें आती है कि लड़कियां फेक एलिगेशन लगा देती हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोर्ट भी इसमें क्लियर है, कोर्ट का भी यही मानना है कि देखिए जब आप म्यूचुअल कंसेंट से किसी के साथ आप जाते हैं तो फिर उस पे आपका ये केस नहीं बनेगा। तो लेकिन अभी उतना नहीं है कि जिस रेशियो में जो केस हो रहे हैं, तो हमारा जो मेन पर्पज है रेप लॉ का और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसका पर्पज है कि स्त्रियों को प्रोटेक्ट करें, उनके राइट को प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसमें अगर 1-2% ऐसी स्त्रियां हैं जो कहीं ना कहीं उस लॉ का मिसयूज करें, तो हम पूरे लॉ पर उसको हम सेकेंडरी नहीं कर सकते। तो वो उस मिसयूज को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो व्यक्ति कल्प्रिट नहीं है उसको एक्विटल हो, उसको बरी किया जाए। जी अंततः मैं तो एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस केस ने आपको पूरे देश में चर्चित बनाया, निर्भया केस, उसकी जर्नी के बारे में आप बताइएगा कि आपको कैसे संघर्ष करना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आप यूपी से आती है, जहाँ मैं लगातार सुनता हूँ यूपी बिहार के बारे में कि वहाँ पर जो विवाह होते हैं वो बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उसको दहेज अच्छा मिल जाएगा। मुझे नहीं पता है सही है गलत है, लेकिन मैंने काफी हद तक सुना है। वहां से आप निकलकर आप दिल्ली तक पहुंचे, वहां आपने सी सेट में भी आंदोलन किया यूपीएससी के लिए, और उसके बाद जब निर्भया केस हुआ 2012 में, तब पोस्टर गर्ल बनी, कई टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू की तस्वीरों में आप छपी, और वहीं से आपने निर्भया केस को भी संभाला। तो कैसे पूरा मैनेजमेंट कैसे हो पाया, या फिर ये कहे कि पूरा सहयोग था या कोइंसिडेंट था कि आप उस केस की पोस्टर गर्ल भी बनी और लॉयर भी बनी, क्या है? देखिए पोस्टर गर्ल मैं बाई चांस बनी, क्योंकि मैं निर्भया के लिए लड़ने जा रही थी। जब मैं निर्भया के पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में नहीं थी तो मैं उनके लिए जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये जो निर्भया के साथ क्राइम हुआ ये सीमा के साथ भी हो सकता है, हमारे परिवार की बेटी या कोई भी बेटी हो सकती। तो ये हम सबकी आइडेंटिटी की लड़ाई है और निर्भया के लिए तो ये लड़ाई थी ही। लेकिन जब मैं वहां प्रोटेस्ट कर रही थी तो पोल वगैरह पे चढ़ी, क्योंकि ये लग रहा था कि हम क्या ना ऐसा कर दे कि हमारे देश की हर बेटी सुरक्षित हो जाए, हम क्या ऐसा करें कि हम अपनी निर्भया को बचा लें। तो बहुत तकलीफ भी होती थी, प्रोटेस्ट में जाते थे, घर आके रोते थे, एक अलग ही अटैचमेंट। और आज भी मैं क्लियर कर दूं कि आज भी हमसे कोई बेटी जब जुड़ती है, मेरे पास जो लड़कियां 10th क्लास पास कर रही हैं, 12th क्लास पास कर रही हैं, उनके पेरेंट्स का फोन आ रहा है, उन बेटियों का फोन आ रहा है, मैडम वकील कैसे बना जाता है, मुझे वकील बनना है। तो मैं उनको बड़े प्यार से समझाती हूँ, और मेरे पास अगर समय का अभाव होता है, लेकिन अगर किसी बेटी का फोन है तो उससे मुझे 10-15 मिनट बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे मैं बात करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सोच रही है, आगे बढ़ना चाहती। तो हमारी निर्भया के लिए भी वही फीलिंग थी। तो सीसैट आंदोलन ये सब चलते रहे, आईएएस अधिकारी बनना चाह रही थी, लेकिन हमारे सिस्टम की ये विडंबना है कि यूपीएससी जो है उसने इतना ज्यादा उन 3-4 सालों में बदलाव कर दिया अपने सिलेबस पैटर्न में कि मैं आईएएस नहीं बन पाई। लेकिन अगर मैं आईएएस बन भी जाती, क्योंकि एडवोकेट में थी, तो मैं किसी न किसी के माध्यम से निर्भया को जस्टिस दिलाने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। उसी दिन 17 दिसंबर को जब ये पता चला था, न्यूज में आया था कि एक बेटी के साथ इतना क्राइम हुआ, तो मैंने उस दिन प्रतिज्ञा कर ली थी। और मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचता है, तो जो कहावत है ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। मेरा ये मानना है कि इस विश्व में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी अगर पद पे बैठा है तो वो कहीं ना कहीं से आया है। हो सकता है वो गरीब परिवार का हो सकता है वो रिच परिवार का हो, लेकिन है तो वो इंसान ही। काम तो उसने भी किया है, पढ़ाई तो उसने भी की है, आगे तो वो भी बढ़ा है, संघर्ष तो उसने भी किया। तो अगर वो संघर्ष सीमा के हिस्से में है तो मैं भी वो संघर्ष करूंगी। अगर हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने, पंडित जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मैंने स्टोरी पढ़ी है कि वो नदी पार करके अपनी पढ़ाई करने जाते थे। तो आज उन नदी को हमें पार नहीं करना है, हमारे सामने तो सीधी चीजें हैं, हमें सिस्टम से लड़ना है।
अपने आप को प्रूव करना है, किसी को जस्टिस दिलाना है, तो उसके लिए ठान लेना है और हम कर पाते हैं और ये संभव है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारी जो यूथ है, जो जनरेशन नई आने वाली है, ये बहुत अच्छे हैं, ये ईमानदार हैं, ये कुछ समाज में बदलाव चाहते हैं और ये प्रूफ करेंगे भी। और निश्चित रूप से जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही जिनमें बहुत सारी खामियां हैं, वो बदलाव होगा। लेकिन फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ खामियां ही खामियां हैं। आखिर हमारे भारत में अगर चौथी विश्व की सबसे बड़ी सेना है, अगर हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आते हैं, रसिया से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, और अगर यूएन जो है वो हमारा योग दिवस जो है 27 जून जो है उसको एडॉप्ट करता है, इसका मतलब है कि हमारी एग्जिस्टेंस है। लेकिन हमारी कमियां कहाँ हैं, उस पर हमें सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। और धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का यूज होगा, लोग अवेयर होंगे, लोग फ्रंट पर आएंगे, अपनी बात करेंगे, तो बिल्कुल बदलाव होगा। और जो महिलाओं की आबादी है, जो जिनकी स्वतंत्रता है, जिनकी समानता है, ये आगे आने वाले में जब देश का नेतृत्व स्त्रियां करेंगी, चाहे वो राज्य के लेवल पे हो, केंद्र के लेवल पे, तो बदलाव होगा। जी, समय काफी हो गया है मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी देश की जो मातृशक्ति है उनको हम पॉलिटिकली, खास करके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें अगर सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम आधी आबादी का प्रतिनिधित्व सही हो पाएगा, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन दूसरा मैं कुछ दर्शकों के सवाल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पर करेंगे। कोई आपसे जेडी ठाकुर लिख रहा है, दीदी प्रणाम, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अखंड भारत की और अग्रसर भारत, जय हिंदू राष्ट्र। जेडी भाई को हमारा थैंक यू सो मच, खुश रहो हमेशा, और आपको भी इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी उम्मीद है कि ये पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स में आप भी बहनों को प्रमोट करेंगे, ये राजनीति भाइयों को अकेले नहीं करनी है। जी, एक शिक्षिका है दीपा सिंह डांगी शिवपुरी से, वो लिख रही है ऐसी प्रॉब्लम सभी डिपार्टमेंट में होती है। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं उनसे बोल रही थी कि जो पैट्रियोटिक सोसाइटी है, जो आपसे हमने बात की है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह की नहीं है, परिवार से लेकर के स्कूल, कॉलेज, चाहे वो डॉक्टर गर्ल्स हों, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, या वो एडवोकेट हो या जज हो, हर किसी को इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो आगे आने वाला जो समय है, एक तो हमारी निडरता और दूसरे हमारे जो पुरुष भाई हैं उनके संवेदनशीलता, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और हमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। जी, एक और सवाल है, लखन दांगी का, पत्रकार है ये, वाकई गंदी मानसिकता के चलते ही घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए? देखिए, कठोर कानून ऑलरेडी हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो कठोर कानून तो है, लेकिन समाज में बदलाव भी जरूरी है। आप देखिए, जब निर्भया केस में फांसी दी जा रही थी उन चारों को, हम सबने देखा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं कई एक चैनल के, कि उनको पकड़ करके ले जाया जा रहा था। शायद उनको तब एहसास हो रहा होगा कि जिस टाइम वो निर्भया को नोच घसोट रहे थे, जो चीख रही थी, चित्कार रही थी, तो वो दर्द उन्होंने महसूस किया होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली डेथ सेंटेंस जो है वो उसे अवॉर्डेड करके इनको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। मेरे देश के अंदर अगर 1 साल के अंदर इस तरीके के क्राइम में अगर हमने 10-15 भी लोगों को फांसी दे दी जो एक्चुअल में इतना हीनियस क्राइम कर रहे, तो कन्विक्शन रेट जब बढ़ेगा ना, तो बदलाव भी आएगा समाज में, लॉ एंड ऑर्डर का लोगों को डर रहेगा। जी, शुभम शर्मा नामक व्यक्ति का क्वेश्चन है, मैम, इन लॉकडाउन वी हैव सीन द severe increment of domestic violence cases. What are the guesses for them? एक्चुअली देखिए, लॉकडाउन में जो बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने के पीछे कारण ये है कि आप सोचिए कि एक स्त्री जो है परिवार के अंदर रह रही, उसका पति जब नौकरी करने जा रहा था तो उसको कुछ पर्टिकुलर स्पेस मिल जा रहा था, 8-10 घंटे का, 15 घंटे का, कि घर में वो अकेली है, भले ही वो काम कर रही है।
लेकिन उसका जो स्पेस था, जब लॉकडाउन हुआ तो पुरुष भी घर में रहना शुरू किया। तो आप समझिए कि लॉकडाउन में अगर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है तो हमारे समाज का जो पुरुष है वो कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट है कि जिस कुछ महीने, कुछ चंद घंटे, मतलब कुछ महीनों की बात करें कि आपने उस स्त्री से वो भी उसका स्पेस छीन लिया जो घर में थी, उसमें भी आकर के आपने अपना कब्जा दिखाया, उसमें भी आपने उसको दोयम दर्जे का समझा और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए बढ़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना भी जल्दी खत्म हो, कम से कम जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो इंक्रीज हुए हैं उनका रेशियो तो एटलीस्ट कम होगा और हमारी बहनें जो हैं वो घरों में सुरक्षित रहेंगी। जी। नीरज दांगी लिख रहा है यस गवर्नमेंट वांट टू टेक सीरियस डिसीजन। और हरिनारायण जी लिख रहा है आदरणीय वकील साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दोनों हमारे भाइयों को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दीदी मैं अंततः बस ये कहना चाहूंगा आपसे, काफी समय हो गया है, आप हमारे दर्शक जो भी हमसे जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हो? देश है कि आप सभी लोग निडर होकर के आगे बढ़िए। अपने आप की लाइफ से जितनी भी स्त्रियां जुड़ी हुई हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, आपकी सिस्टर इन लॉ के रूप में हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी फ्रेंड हो, आपकी ऑफिस की कलीग हो, आपकी टीचर हो, किसी भी पद पे उसको सम्मान दीजिए। और साथ ही साथ अगर वो कुछ बोल रही है, उसको अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही है, स्वतंत्र है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े मत कीजिए। उसकी उस स्वतंत्रता में अपनी खुशी को देखिए और ये महसूस करिए कि कम से कम ये मेरा समाज इन स्त्रियों को स्वतंत्र होने का, जीने का अधिकार देने लगा है और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाइए। तो मुझे, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये हमारा समाज है, बहुत जल्दी कुछ अच्छा बदलाव देखेगा और आपको भी अच्छा महसूस होगा। और शायद इस प्लेटफॉर्म पे आज से 10-15 साल बाद हमें ये ना कहना पड़े कि 74 या बाद में 79 ईयर होने के आजादी के बाद हमारी आजादी अभी भी अधूरी है। तो ये हम नहीं सुनना चाहते हैं, तो पुरुषों पर ये जिम्मेदारी है। जी। एक तो बड़ा क्वेश्चन है सुशांत केस का, कोई पूछ रहा है कि मैम आपका सुशांत केस के बारे में क्या कहना है। मैं थोड़ा सा सवाल को, मेरा भी सवाल था पर मैं ले नहीं पाया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह की जब तथाकथित आत्महत्या हुई है, जो भी हो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उस केस के बाद से एक बड़ा सवाल हमारे न्यायिक व्यवस्था या सिस्टम पर उठ रहा है लगातार। दूसरा ये